नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो रीजनल रूरल बैंक मतलब जो एक क्षेत्र में ग्रामीण जो बैंक होते हैं, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, द आरआरबीज वर फर्स्ट सेटअप ऑन 2 अक्टूबर 1975। जो आरआरबी थे वो पहली बार 2 अक्टूबर 1975 में सेटअप हुए थे। उस समय सिर्फ इनकी संख्या 5 थी, ओनली 5 इन नंबर, with the aim to take banking service to the doorstep of rural masses, especially in the remote area with no access to banking service, with twin duties to fulfill। अब देखिए, इनका स्थापना तो की गई 2 अक्टूबर 1975 में, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था वो देखते हैं। तो वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज जो कि दूर दराज के गांव में नहीं थी, मतलब जो बैंकिंग गांव पहले के क्या होते थे कि एकदम जो गांव एकदम अंदर में होते थे, तो उसमें क्या था, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती थी। जो बैंक थे गिने चुने शहरों में थे। तो ऐसे जगहों पे बैंकों की पहुंच बनाने के लिए और जो भी बैंकिंग के काम है उसको सुगम, मतलब सबके लिए बनाने रेडी करने के लिए, या सबके लिए इजीली मेथड में सबको बैंक की सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका गठन हुआ था। तो वहाँ पे इसको दो काम निभाना था। तो पहला काम क्या इसको करना था, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन। क्रेडिट देना था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको उधार देना था। एट अ कंसेशनल रेट, एक छूट पे, जो दर है उस पर काफ़ी ज़्यादा छूट करके देना था। जो कि पहले प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट मनी लैंडिंग, जो कि पहले प्राइवेट मनी लैंडर्स, जो कि साहूकार या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मींदार इस तरह के लोग जो थे उन्हीं से पैसा जो लेते थे। तो ज़मींदार और साहूकारों को हटाने के लिए इन आरआरबीज़ का गठन हुआ। और जो ज़मींदार थे वो लोग बहुत ज़्यादा दर पे वो कर लेते थे उस पर। तो जो गांव के लोग थे वो करों में दब जाते थे। तो इसी सब को देखते हुए आरआरबी का गठन किया गया था, टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स एंड चैनलाइज देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज। तो गांव में सेविंग बढ़ाना था और उनको सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लाना था। जैसे कि आरआरबी जो था वो ब्याज कर्ज देता था, तो किसान वहाँ के अपने फसलों को अच्छा उगा सकते थे, कम ब्याज दर पे था तो लौटा सकते थे। और भी मतलब कोई भी काम अगर उनको आया तो वो कर्ज लेके अपना कर सकते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया concerned state government and the sponsoring nationalized bank contribute the share capital of RRB in proportion of 50%। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 50% उसमें शेयर देती है। जिस स्टेट गवर्नमेंट में है, मतलब जिस राज्य सरकार के अंदर में वो आरआरबी आता है, वो राज्य सरकार 15% देती है। और जो नेशनलाइज्ड बैंक जो कि उस आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा है, वो 35% का शेयर वहाँ पे देती है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू नोटिफाइड फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन ए स्टेट। जो आरआरबी का ऑपरेशन होता है, मतलब आरआरबी का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी सीमित होता है। किसी भी एक जिले के राज्य में एक कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया जाता है। फॉलोइंग द सजेशंस ऑफ केलकर कमिटी, द गवर्नमेंट स्टॉप्ड ओपनिंग न्यू आरआरबीज इन 1987। एक केलकर समिति थी 1987 में, इसने क्या कहा कि अब जो नए आरआरबी हैं उनका गठन करना बंद कर दिया जाए। दैट टाइम देयर टोटल नंबर स्टूड एट 196। उस समय में 196 टोटल संख्या हो गई थी। ड्यू टू एक्सेसिव लर्निंग टुवर्ड social banking and catering to the highly economical weaker section, these banking start
incurring huge losses by early 1980s। इन बैंकों में काफ़ी ज़्यादा वित्तीय घाटा होने लगा था, मतलब पैसा जो था वो ब्याज पे देते थे लेकिन वो वापस नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि ये सोशल बैंकिंग कर रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उनको ये पैसे प्रदान कर रहे थे। अब मान के चलिए कोई गरीब था, वो कर्ज अपना वापस नहीं दे पाया, तो फिर ये जो बैंक थे वो सब लॉस में जा रहे थे। For restructuring and strengthening of the bank, the government set up two committees, भंडारी कमेटी और बसु कमेटी। तो दोबारा से जब ये लॉस में जाने लगे तो गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि इन बैंकों को दोबारा से मजबूती प्रदान किया जाए या दोबारा इनको खड़ा किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दो कमिटीज़ बनाई। एक भंडारी कमेटी जो कि 1994 से 1995 तक चली, दूसरी बसु कमेटी जो 1995 से 1996 तक चली। आउट ऑफ टोटल 171 वर रनिंग इन लॉस। तो टोटल जो 196 थे उसमें से 171 लॉस में थे। कब थे लॉस में? 1998 से 99 के बीच में। तब गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस डिसीजन लिए। द ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेशनल लोन्स एबॉलिश्ड एंड द आरआरबी स्टार्टेड चार्जिंग कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो जो कंसेशनल रेट लोन थे, जो मतलब छूट पे मिल रहे थे, तो उन छूटों जो ब्याज में छूट थी उनको हटा दिया गया। और जो आरआरबी थी उसने क्या किया, कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट जो था उसको सबसे लेना शुरू कर दिया, जैसे जो कि हर एक बैंक सबसे लेता था, तो वही रेट ये जो आरआरबी थी वो लेने लग गई। द टारगेट क्लाइंटी was set free now to lend to anybody। पहले क्या था, इनका जो टारगेट था वो रूरल मासेस थे और जो समाज में वीकर सेक्शन है जो कि निर्धन और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सिर्फ उन्हें ही ये लोन प्रदान करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये आरआरबी जो थी वो किसी को भी पैसा देने के लिए मुक्त हो गई कि अब ये किसी को भी पैसा दे सकती हैं। आफ्टर द अबव गिवन पॉलिसी चेंजेस द आरआरबी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ लॉसेज। तो ये जब पॉलिसी चेंज हुई तो फिर आरआरबी लॉस से उभरने लगी। द सीएफएस हैज रिकमेंडेड टू गेट देम मर्ज्ड विद देयर मैनेजिंग नेशनलाइज और पब्लिक सेक्टर बैंक। जो सीएफएस था उसने कहा कि इन बैंकों को जो भी इन बैंकों को मैनेज करते हैं नेशनलाइज बैंक, उनके साथ या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में इसको मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। एंड फाइनली मेक देम पार्ट ऑफ द वुड बी 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर। जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है 3 टायर का, जैसे आरआरबी के अंडर में फिर आते हैं फाइनेंशियल बैंक और नॉन फाइनेंशियल बैंक, उसके बाद से उसमें भी 2 डिवीज़न रहता है। तो इसी तरह से जो इनका बैंकों का स्ट्रक्चर था, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा उसको। तो उसके अंदर में 3 टायर में इसको लाने की प्रयास किया गया। बाय अप्रैल 2020 एज पर द आरबीआई देयर वर 53 आरआरबीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। अप्रैल 2020 में आरआरबी के अनुसार जो 35 आरआरबी हैं वो देश में चल रहे हैं। ओवर 13 ऑफ देम वर अंडर द प्रोसेस ऑफ एमैलगेशन विद द पेरेंट पीएसबीज। जो उसमें से 13 क्या हैं, उनको उनके जो पेरेंटल है, मतलब जो भी नेशनलाइज बैंक जो भी उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराते थे, तो उनके साथ में उसको मर्ज करने की तैयारी चल रही है। इन कमिंग टाइम्स टू बी फुली रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल बैंक्स। अब आने वाले समय में ये हो सकता है कि स्मॉल बैंक के रूप में जाने जाएं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।